हम्म? हाँ, समझते हैं सवाल को। ये कह रहा है कि भाई जो दूरी है 600 किलोमीटर, इसको दो भागों में बांटा है इन्होंने, ठीक है ना। और यदि कह रहा है कि 120 चली गई है ट्रेन से और बाकी कार से चले तो 8 घंटे का समय लगता है। हमें 600 किलोमीटर में 120 किससे चलना है? ट्रेन से। तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये होगा, हम समीकरण बना दें इसकी, जैसे 120 और इसकी जो चाल है ट्रेन की टी मान लें, तो 600 में से जब 120 चले जाएंगे तो कितना बचेगा? 480 किस चलेगा? वो कार से। तो ये दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल क्या होता है? समय। और ऐसे करने में लगते हैं 8 घंटे। ये पहली लाइन क्लियर होगी, है ना। दूसरी लाइन क्या है? दूसरी लाइन ये कहती है कि यदि वो 200 ट्रेन से चले तो 200 बटे टी हो गया, तो बची कितनी? 600 में से 200 गए तो 400। 400 कार से चले तो उसे कहता है 20 मिनट ज़्यादा लगते हैं, तो ये 8 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। 8 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। अब इस कंडीशन में क्या करना होता है हमें? या तो हम इनको ऊपर वालों को बराबर करके टी काट दें, या इनको बराबर करके सी काट दें, मतलब एलसीएम लेके, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा करने पे क्या होगा कि ये तो टी की वैल्यू निकाल सकते हैं या सी की मान निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा एक कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें, है ना भाई। इनको बराबर करना है 400 और 480, थोड़ा टाइम लगेगा फिर काटने में। तो मैं आपको एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ जहाँ से आप बहुत जल्दी कर सकते हैं इसको, ठीक है। एक तो तरीका यही होता है, किताब में भी यही है। उसके बाद दूसरा तरीका क्या होगा? हमें ये देखना है कि जो दूरी है वो किसकी बड़ी है। भाई दूरी किस हिस्से में ज़्यादा आई है पहले के मुकाबले? तो यहाँ 120 थी, यहाँ कितनी बढ़ गई? 200। तो इसके हिस्से में दूरी अब ज़्यादा आई है दूसरी कंडीशन में। हालांकि ज़्यादा दूरी तो ये चल रही है कार, लेकिन हम देखते हैं कि समीकरण सेकंड में दूरी किसके हिस्से में ज़्यादा बढ़ी है। तो किसके हिस्से में ज़्यादा बढ़ी है? और तभी तो समय 20 मिनट फालतू लगा है ना। इसका ये लॉजिक है कि जिसके हिस्से में दूरी ज़्यादा बढ़ेगी उसकी वजह से ही समय फालतू लगेगा। पॉइंट क्लियर हो गया ये, ठीक है। तो हमें अब ये देखना है कि भैया ये जो दूरी है कितनी बड़ी है? कितनी बड़ी है ये? 80। अब समय कितना बड़ा है? 20 मिनट। तो हम ये पता कर पाए कि 20 मिनट में 80 किलोमीटर, है ना, चल सकती है आराम से। बात क्लियर होगी? अभी हमें ट्रेन की बात पता कर पा रहे हैं कि ट्रेन की दूरी बढ़ने पे समय लगा 20 मिनट। तो 20 मिनट में कितना चल सकती है ये? 80 किलोमीटर। यानी हम ये कह सकते हैं कि भाई 80 किलोमीटर चलने के लिए 20 मिनट का समय लगता है। हम क्या काम करते हैं कि ये जो 480 है ना, इसको भी पूरा चलवा लेते हैं, है ना। अगर ये 20 किलोमीटर फालतू चलने में 80 किलोमीटर फालतू चलने में 20 मिनट ज़्यादा समय लगता है, तो अगर 480 फालतू चलवाएंगे तो कितना समय लगेगा? तो 480 गुणा और 80 का भाग, तो 20 छिक्का 120 मिनट फालतू लगेंगे, यानी 2 घंटे फालतू लगेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहली कंडीशन में क्या है? 8 घंटे तो लगने हैं ही है, 8 घंटे तो लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कब लगेंगे? जब 120 ट्रेन चले और 480 कार चले। लेकिन 2 घंटे और फालतू लगेंगे अगर टोटल दूरी, अगर ये 480 भी क्या है? ट्रेन ही चले। तो 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10 घंटे का समय लगेगा और 600 किलोमीटर ट्रेन ही चले। तो बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर कुल 600 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से चली जाए तो कितना टाइम फालतू लगेगा? 2 घंटे। यानी हम कह सकते हैं 8 + 2 बराबर कितना हो जाएगा? 10 घंटे का समय लगेगा। तो ट्रेन की चाल आ जाएगी भैया, ट्रेन की चाल आ जाएगी 600 बटे 10 बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आएगी? ट्रेन की चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे ये पूछा है। अगर हमसे पूछता है कार की चाल क्या है, तो हम वैल्यू यहाँ पुट कर लेते, 120 बटे 60 कर लेते, तो कार का मान भी आ जाता। जैसे मैं आपको रख के दिखा रहा हूँ, जैसे मान लो इसमें रख दो भैया 120 बटे 60 प्लस 480 बटे सी बराबर 8 घंटे, तो 60 दूनी 2 इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 480 बटे सी बराबर 6
तो C बराबर आ जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नोट कर लो भैया। देखो भाई, समझते हैं सवाल को। है 240 किलोमीटर क्या है, ट्रेन से है, तो 450 में से 240 गए तो ये कार से हो गया, और समय जो लग रहा है वो 8 घंटा 40 मिनट लग रहा है। फिर ये कह रहे हैं यदि 180 क्या है ट्रेन से, 270 आ गया, तो 20 मिनट फालतू में कितना हो गया, 9 घंटे हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे एक बात बोली है कि जिसके हिस्से में दूरी ज़्यादा बढ़ रही होगी बाद में आके, उसकी वजह से ही समय फालतू लगेगा। अब दूरी किसके हिस्से में बढ़ी है, कार के हिस्से में आई है, ना कि ट्रेन के हिस्से में। ट्रेन के हिस्से में दूरी कम हुई है ना, तो कार के हिस्से में दूरी बढ़ी है, तो हमें वही लेना जिसके हिस्से में दूरी बढ़ रही है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे इसके हिस्से में कितनी बढ़ रही है, 60 किलोमीटर, और समय कितना बढ़ रहा है, 20 मिनट। तो हम ये पता कर पाए कि इस 20 मिनट की वजह से, इस 60 किलोमीटर की वजह से कितने फालतू लगे, 20 मिनट फालतू लगे। हम ये कार की वजह से पता कर पाए कि जो कार है, हाँ 60 आ जाएगा, तो ये जो कार है इसकी वजह से हमें कितना दूरी चले फालतू, 60 किलोमीटर। समय कितना फालतू लगाया। हम क्या काम करते हैं, इस 240 जो ट्रेन के हिस्से में आ रहा है, इसको भी कार से अगर चलवाएं तो समय कितना फालतू लगेगा, है ना। तो देखो भाई, अगर कार 60 किलोमीटर अतिरिक्त चले तो समय पहले वाले से 20 मिनट फालतू लगता है। अगर ये 240 भी चलवाओ इससे ट्रेन का हिस्से वाला, ठीक है, तो 80 मिनट फालतू लगेगा, यानी 1 घंटा 20 मिनट फालतू लगेगा। यहाँ से बात समझ में आएगी। पहला वाला टाइम कितना है, 8 घंटा 40 मिनट, तो अब हो जाएगा 1 घंटा 20 मिनट, तो कितना हो गया, 10 घंटे। 10 घंटे आ गया, ठीक है। और दूरी कितनी है भैया, 450। तो चाल किसकी आई, कार की। कार की चाल आ जाएगी भैया 450 बटे 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब ये हमें ट्रेन की चाल पूछा तो कार की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। तो समीकरण आप ये वाली चुनो वैल्यू पुट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर समय ठीक आ रहा है बिल्कुल। तो समीकरण सेकंड से लो, तो 180 बटे टी अपॉन 270 बटे 45 बराबर 9। काट लो जी, से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा ना ये, ठीक है। 6 पंजे 30, 6 चौक 24 हो गया, 6 इधर आके माइनस हो गया, तो 180 बटे टी बराबर 9 में से 6 जाएंगे 3, तो टी बराबर आ जाएगा 180 बटे 3 बराबर 60 किलोमीटर प्रति। यही हमसे पूछा है, यही हमारा उत्तर है। हाँ जी, नहीं, जिसकी वजह से दूरी फालतू चलती है ना, समय उसकी वजह से ज़्यादा लगेगा। हाँ, ये वाला मान तो आप 45 इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक घंटे 20 मिनट आप इसमें भी रख, आपने फिर 180 ना चलाया है ना, हैं? हाँ आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 180 चलाओ तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा, कार की आएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। आप इससे करो ना, ऊपर वाले से बड़ा आसान पड़ रहा है, क्या दिक्कत है। आप देखो दूरी किसकी बढ़ रही है, तो कार की बढ़ी तो पहले कार की चाल ही आएगी। 100 बातों की एक बात ये है, ठीक है, जिसकी दूरी बढ़ती है आंसर उसका ही आएगा पहले, ठीक। कोई दिक्कत तकलीफ, चैप्टर खत्म करते हैं। किसी के कम चाल दूरी होने से किसी के समय नहीं बढ़ सकता कभी भी। समय तब बढ़ेगा जिसके से हम दूरी ज़्यादा आएगी। समय कैसे कम कर लोगे, समय तो 20 मिनट फालतू लग रहा है ना। एक घंटा 80 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 20 मिनट।
किसी कुछ पूछना हो तो कोई डाउट में सवाल हो तो पूछ लो भाई। शुरू करते हैं। नया चैप्टर क्या है? नाव धारा। नाव धारा, बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, ये नया चैप्टर है हमारा। ठीक है, देखो इस चैप्टर में एक जो लैंग्वेज है वो बड़ी क्रिटिकल होती है थोड़ी सी, उसको समझना बहुत ज़रूरी, लैंग्वेज को इस चैप्टर के अंदर, है ना। वैसे चैप्टर आसान है, जिसके लिए जो भाषा है उसे समझना है। अगर तुमने इसकी भाषा समझ ली तो मेरे को दिक्कत नहीं आने वाली नावधारा के अंदर। इसमें कुछ लैंग्वेज आएगी, जैसे मान लो आपको ध्यान रखना है स्थिर जल, स्थिर जल, स्थिर जल का मतलब होता है जब जल बिल्कुल ठहरा हुआ हो। स्थिर जल में हाँ नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल, और इसकी साउंड कम कर लो। नाव की चाल कितनी मानोगे? b। ठीक है, बात समझ में आ गई। और दूसरा आता है धारा का वेग या धारा की चाल, धारा का वेग या धारा की चाल, इसे मानोगे W। B फॉर बोट हो गया, W फॉर वाटर हो गया। दो लैंग्वेज क्लियर हो गई। स्थिर जल का मतलब जब पानी बिल्कुल स्थिर हो तो नाव की चाल क्या होगी। अब इसमें कंडीशन क्या आएगी? कंडीशन ये आएगी कि भैया धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी। धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल। तो देखो ध्यान से समझो, मान लो ये पानी है ना, ये पानी है और आप ये कश्ती लेके जा रहे हैं, ये आपकी कश्ती है। ठीक है, अगर पानी इधर बह रहा है, पानी बह रहा है अपना आराम से, ऊपर कश्ती चल रही है, तो क्या होगा, जो आपकी नाव होगी ना उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, धारा की दिशा में नाव की बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी भी ले जा रहा है भगा के और नाव भी खुद भग रही है ना। ये बात जानते हैं ना हम। जब हम हवा की दिशा में दौड़ते हैं, तेज दौड़ते हैं, ऐसा लगता है गिरना जामे, है ना। बात समझ में आएंगे। और जब धारा के हवा के विपरीत चलते हैं तो हम मंदे हो जाते हैं। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं और हवा सामने से आ रही है तो ऐसा मन करता है साइकिल कहीं छोड़ पैदल ही चल, है ना, या इसमें इंजन फिट करवा दे साइकिल में, ऐसा लगता है हमें। तो ये बात यहीं लागू होती है। अगर पानी चल रहा है और पानी चल रहा है, ऊपर नाव तैर रही है, तो नाव तेज चलेगी और इसकी जो चाल होगी इस कंडीशन में B+W होगी। ठीक, एक होगी धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो इस बार घट जाएगी भी चाल आपकी, जब आप उल्टे लौट कर आएंगे तो चाल आपकी घट जाएगी। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो ये आपको जो चार चीज मैंने आपको बताई है, एक तो B ध्यान रखना, ये B क्या होता है, ये होता है स्थिर जल में। खाली W क्या होता है, खाली धारा का वेग होता है। B+W क्या होता है, धारा की दिशा में नाव की चाल, और B-W धारा के विपरीत, यानी पानी के विपरीत चलोगे तो आपकी नाव की चाल घट जाएगी। चारों चीज़ क्लियर हो गई। ये चारों ही लैंग्वेज तुम्हें आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लिया है? नोट कर लो, फिर सवाल बोलते हैं। ठीक है जी। तो धारा के साथ, तो धारा के साथ होता है B+W, तो धारा के साथ हो गया B+W, और इसका मान कितना दे रखा है 14। धारा के विरुद्ध क्या होता है B-W, और इसका मान कितना दे रखा है 6। हमसे खाली ये पूछा है स्थिर जल में, यानी B का मान जानना चाहे, तो ये कैंसिल हो गया, तो 2B बराबर और B बराबर 10 हमारा उत्तर आ गया। स्थिर जल का मतलब पानी ठहरा हुआ है। स्थिर जल में जब बोलता है ना तो खाली B होता है, नाव की चाल। भाई जब पानी ठहरा हुआ तो पानी चल नहीं रहा, तो W तो कुछ है ही नहीं, और नाव क्या है उसके टाइम पे, जैसे पानी ठहरा हुआ नाव उसके ऊपर है ना, तो उस कंडीशन में पूछी गया। स्थिर जल समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? शांत पानी हो गया, तो शांत पानी में नाव की चाल क्या होगी, जो नाव की एक्चुअल चाल है खुद चलती होगी। जैसे मान लो तुम दौड़ लगा रहे हो,
तो तुम्हारी एक चाल होगी दौड़ने की, समझो मेरी बात को ध्यान से, तुम दौड़ लगा रहे हो, तुम्हारी एक चाल होगी दौड़ने की, है ना, मान लो कोई भी हो, 10 हो 20 हो जो भी है, तो वो तुम्हारी स्थिर हवा में है, स्थिर कंडीशन में चाल है। लेकिन जब तुम हवा की दिशा में जाओगे तुम्हारी चाल बढ़ जाएगी, हवा की विपरीता वो चाल घट जाएगी। तो इसलिए पूछा है कि भाई स्थिर जल में तैराक की चाल क्या है। जब पानी स्थिर हो तब जो तैराक है वो कितना चल रहा होगा, और पानी की दिशा में जाएगा तो 14 की स्पीड होगी उसी तैराक की, पानी के विपरीत आ जाएगा 6 हो जाएगी, और वैसे जो उसकी स्पीड है वो 10 है। और यहाँ से अगर हम पूछे पानी की चाल कितनी है तो 10 और 4 14 है ना भाई। अगर ये 10 होगी वैल्यू तो ये कितनी होगी 4, तब तो 14 बनेगा, ये पानी की 4 आ गई। क्लियर होगी ना बात? हाँ नहीं वाटर इसलिए काटा क्योंकि हमें खाली बी का मान चाहिए था, है ना, ये तो हमने काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये जो बी है, ये जो वैल्यू है ना 10, ये स्थिर कंडीशन में है, जब पानी बिल्कुल ठहरा हुआ है, ये कंडीशन में। ये जो लैंग्वेज है इसको समझना है। हाँ भैया बोलो। ट्रिक की जरूरत नहीं है, ट्रिक तो 14 + 6/2 कर देते हैं, x + y/2, लेकिन वो जरूरत नहीं है ना, बेसिक क्लियर हो रहा है ना। देखो जी सवाल को समझो, धारा के साथ तो b + w दे रखा है, b + w कितना है और b - w कितना है, आपको किसका मान पूछ बैठा है, तो ऐसे ही कैंसिल कर सकते हैं आप, ऐसे करके ये हो जाएगा 2w = 21 में सुनोगे, या पहले b का मान निकाल लेते, हाँ बाद में वैल्यू पुट कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं है, आंसर सही आना है। क्लियर भी सभी को? देखो तैराक धारा के साथ 36 किलोमीटर दूरी 6 घंटे में, अब क्या हमें चाल नहीं दे रखी, दूरी और समय दे रखा है, तो धारा के साथ को b + w होता है जी, और चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे, दूरी कितनी है और समय कितना है, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अब धारा के विरुद्ध तो 40/8 कितना आ गई, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया, और b बराबर आ गया जी आंसर। हमें लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना है, हमें बोला कि धारा के साथ एक नाविक की चाल, अब ये किसका मान है, b का मान है, b + w का मान है, धारा के साथ b + w का मान है, तो b + w कितना आ गया, फिर बोले धारा का वेग कितना है, ये किसका मान है w का, तो w का मान आपको दे रखा है 1.5, तो 15, तो b का मान आ जाएगा 15 - 1.5 बराबर, अब पूछा धारा के विरुद्ध, तो धारा के विरुद्ध क्या होता है b की वैल्यू कितनी है भैया 13.5, और w का मान कितना है 1.5, तो कितना आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, कोई दिक्कत?